आज के क्लास में हम आपको त्रैमासिक एग्ज़ाम जो हुआ है जुलाई 2026 लिखा हुआ है, इसमें आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 70 वर्ग को बना था। ठीक है, इस 70 प्रश्नों को हम हल करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें पहला जो प्रश्न है उसका निर्देश है कि 70 में से आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना था। ठीक है, इस 40 क्वेश्चन में आपसे जितना भी प्रश्न बना होगा या नहीं बना होगा आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर इन सब क्वेश्चन से आप अवगत हो जाते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर। आइए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r है, जिससे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। पता चल गया होगा, ये आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और यहाँ पर कंडीशन जहाँ के बाद क्या लगता है, कंडीशन, शर्त जो होगा, इसमें शर्त क्या लगना चाहिए। तो देखिए इसमें जो होता है शेष की परिभाषा क्या होता है, 0 इज लेस एंड इक्वल टू आर लेस देन बी होता है। देख लो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 714 का अभाज्य गुणनखंड। तो 714 का फैक्टर करना है, तो 714 को अब अगर आप 2 से विभाजित करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 तिया 6, 2 पंच 10, 2 सत्ता 14। फिर आपका 3 से विभाजित करते हैं, 3 एका 3 और 3 एका 3, 3 नमा 27। और इसके बाद 7 से 7 एका 7, 4 बचेगा, 7 सत्ता 49, 2 3 7 17 देख लेना है कहाँ है, 2 3 7 17 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलो इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का लौसा और मौसा क्रमशः 72 और 6 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल के बराबर होता है। तो आप एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर लीजिए। ठीक है ना, 72 को 6 से गुना कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 दूना 12 होगा। ठीक है, कहाँ पर इकाई का अंक 2 है, देख लो 432, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो संख्याओं का गुणनफल और मौसा दिया गया है तो उनका लौसा क्या होगा। लौसा एलसीएम बराबर क्या हो जाता है, संख्याओं का गुणनफल बटे उसका अपना पार्ट क्या होता है, मौसा। तो संख्या के गुणनफल में इस मौसा 13 से भाग दे देना है। ठीक है, 13 से भाग देते हैं, 13 का 13 एक बार में कटेगा, बचा 10, 106, 13 8, 104 हो जाता है, 2 26, 13 दूना 26, 182 राइट आंसर हो जाएगा ये का। ठीक है, चलो अगला सवाल है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक परिमेय संख्या का व्यापक रूप p बाई क्यू है, तो जब परिमेय संख्या का व्यापक रूप p बाई क्यू है, कंडीशन क्या लगा रहता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहाँ पर है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अपरिमेय संख्या का उदाहरण देना है। कौन सा मान अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 225 का क्या हो जाएगा 15, 324 का क्या होता है वर्गमूल 18 होता है, 484 का क्या होता है 22, तो 624 यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, समय कोई दिक्कत तो नहीं बुझा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सरलतम रूप है। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, मानक रूप में, मतलब वह कटने लायक नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं हो। देखिए इसमें सभी संख्या को आप कटा सकते हैं, जैसे 8/12 4 से कटा सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं, लेकिन इसमें 5/24 जो है वो सरलतम रूप में है। राइट आंसर
सी हो जाएगा 5/24। इसको आप न्यूनतम रूप भी कर सकते हैं, लघुत्तम रूप भी कर सकते हैं, मानक रूप में भी लिख कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा आपका 505। 505 का क्या है, यहाँ पर फैक्टर है, ABCD में आपको फैक्टर दिखाया गया है कि गुणनखंड कौन होगा। तो 505 का आप गुणनखंड बनाइए। 5005 है ना, 5005, ठीक। चलो यहाँ अगर हम 5 से हम कटाते हैं, 5 एका 5 0 0, 5 एका 5, ठीक है। इसके बाद ये आपका 11 से आ जाएगा, 7 से आता है क्या, 7 एका 7 3, 7 चौक 28, 7 से आ जाएगा, 7 एका 7 3 बचा 30, 7 चौके 28, 2 सत्या 21। इसके बाद अगर यहाँ पर 13 से हम खिलाते हैं क्या हो जाता है, 13 का 13, 13 का 13, 5 7 11 13, कहाँ पर चल रहा है, 5 7 11 13, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है, पाई किस प्रकार की संख्या है, पता होगा। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, क्लियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर है इसका। चलो उसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सी युग्म संख्याएं सह अभाज्य होगा, ठीक है। सह अभाज्य बोलिए या असहभाज्य है ना। तो असहभाज्य संख्या क्या होता है कि जिसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1, जिसका HCF 1 निकलता है या सार्व गुणनखंड 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड दोनों का तोड़ करके पेयर को देखिएगा तो उसमें सार्व गुणनखंड 1 आना चाहिए, वह क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो को प्राइम नंबर्स में यहाँ 42 और 55 का फैक्टर करके देख लेना है, ठीक है। यह आपका सह अभाज्य संख्या है। चलो अगला क्वेश्चन 11, कौन बहुपद है। देखो बहुपद की क्या पहचान होती है कि जैसे अगर बहुपद नहीं की पहचान को पहले जानना है कि अगर ऋणात्मक घात होता है तो वह बहुपद नहीं होता है, ठीक है। और अगर वेरिएबल अंडर रूट में रहेगा तो वह बहुपद नहीं होता है। यहाँ देख लो, यहाँ बटे में वेरिएबल है इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, यहाँ अंडर रूट वेरिएबल है इसलिए बहुपद नहीं होगा, यहाँ पर बटे में वेरिएबल है इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो आपका ये बहुपद राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये रैखिक बहुपद है, ठीक है, क्योंकि x का घात 1 है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है, सही। तो इसमें क्या होता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप अगर x + b होता है तो कंडीशन क्या होना चाहिए, a ≠ 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर a का मान 0 होगा तो रैखिक बहुपद जो है 0 × x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए रैखिक बहुपद का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कंडीशन क्या लगा रहना चाहिए, a ≠ 0, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 13, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो इसका द्विघात बहुपद का क्या है कि यहाँ पर गुणनखंड दिया गया है, क्या दिया गया है, गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होगा इसमें कि अगर आप इस द्विघात बहुपद के मध्य पद को, ठीक है, इसके मध्य पद को डिवाइड कीजिए, बांटिए, ठीक है। तो यहाँ अगर बांटते हैं तो यहाँ पर सी का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो बंटवारा जो होगा मध्य पद का इससे बड़ा पद लेकर के करना है, ठीक है ना, और चिन्ह विजातीय रखना है। तो यहाँ से एक माइनस चिन्ह आया, यहाँ आ जाएगा एक प्लस चिन्ह, ठीक है। इसके बाद AC का मान 1 × 3 3 है, ठीक है। तो गुणनफल जो होगा बंटवारा वाला जो एलिमेंट आएगा उसका गुणनफल 3 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 और 1 में बंटवारा करते हैं, ठीक है। और इसके आगे अगर हम x लगा देते हैं, दोनों के आगे x लगा देते हैं तो ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणनखंड हो गया x - 3 होल इंटू x + 1, कहाँ पर चल रहा है, और राइट आंसर सी हो जाएगा,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बंटवारा के बाद बटे में ए का मान होता है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसलिए बटे में ए का मान नहीं दिए हैं। चलो इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर बहुपद है एक्स वेरिएबल में, एक्स चर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो P2 का मान क्या होगा। इसका मतलब x का मान 2 रखना है, तो 2 रखिए। 2 स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर देख लो 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 और माइनस 4, ठीक है। समझ में आ गया होगा आंसर क्या निकला। देखिए 2 दूना 4 और माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 बचा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला सवाल है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15। बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांकों का योग। शून्यांकों के योग का सूत्र क्या बना है कि माइनस बी बाय, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, एक्स का गुणांक, ठीक है, बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर माइनस बी बाय, माइनस बी बाय का मतलब होता है कि बी का चिन्ह चेंज कर लो, ठीक है। बी का चिन्ह चेंज कर लो, बटे आ जाएगा। बी का मान क्या है, यहाँ -1 है, चिन्ह बदल लो, +1 हो जाएगा, बटे ए का मान 3, 1/3 हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है अगला क्वेश्चन होगा हमारा, बता रहे थे 15 तक हो गया था, ठीक है। शून्यांकों का योग। क्वेश्चन नंबर जो होगा 16। इस बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल पूछा है। गुणनफल का मान क्या होता है, सी बाय, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है तुम्हारा, सी का मान -3 बटे ए का मान 6, तो -3 बटे 6 क्या हो जाएगा, -1/2। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो इस समय कोई दिक्कत नहीं है। 17। यहाँ पर एक बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो शेष पूछा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूँकि ये px है और ये तुम्हारा gx है, ठीक है। तो gx का जो फॉर्म होता है x माइनस ए होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x माइनस ए फॉर्म में रखने के बाद यहाँ पर a का जो मान होगा, देखो x माइनस फॉर्म का माइनस, और यहाँ माइनस +2 है तो क्या हो जाएगा -2, और यही तुम्हारा a का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर gx का फॉर्म क्या होता है, x माइनस ए। बहुपद जो होता है ये तुम्हारा px है और ये तुम्हारा gx है। इसमें gx का फॉर्म x माइनस ए होना चाहिए, तो शेषफल प्रमेय लागू होता है। और शेषफल प्रमेय बिना भाग दिए, भाग की लंबी विधि का प्रयोग किए बिना शेष निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीए शेष कहलाता है, याद रख लो, पीए शेष कहलाता है। तो पीए का मतलब हुआ ए का मान क्या आ गया तुम्हारा -2, तो p -2, तो इसमें p -2 x के स्थान पर -2 रख करके इसका शेष निकल जाएगा, ठीक है ना। तो -2 रखने से क्या होता है, -2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और +1। देख लो कितना आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 1 9 और -6, 9 में 6 घटेगा तो 3। राइट आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम तक इसका आप इंतजार करो, ठीक है। क्योंकि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दिया जाता है तो शेष निकालना पड़ता है, बिना भाग दिए हुए शेषफल प्रमेय का यूज करना है, ठीक है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ शून्य में क्या करना है, मध्य पद का डिवाइड करना है, बंटवारा कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड जब होगा, सी का चिन्ह माइनस है तो बंटवारा क्या होगा, मध्य पद से बड़ा पद लेकर के करना है, चिन्ह विजातीय रखना है। यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ से एक चिन्ह प्लस हो जाएगा, ठीक है।
अब बात रहा AC का मान कितना चल रहा है, 18 चल रहा है, छतिया 18 चल रहा है, और बंटवारा 7 से बड़ा लेना है, और जोड़ और घटाव करके, जोड़ अथवा घटाव करने से ये 7 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ 9 और 2 आएगा, एलिमेंट क्या आ जाएगा, 9 और 2। यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ठीक है ना, बटे A का मान, बटे क्या हो जाएगा, A का मान 6 रख देते हैं, दोनों बटे में 6। ठीक है, इसको आप कटा सकते हो, यहाँ पर 3 तिया 9, 3 दूना 6। ठीक है, 2 एका 2, 2 तिया 6। इसके बाद इसके साइन को चेंज कर देना है, चिन्ह बदल लो, शून्य का आ जाएगा, यही आ जाएगा तुम्हारा 3/2 माइनस प्लस हो जाएगा, और दूसरा शून्य का आ जाएगा -1/3। इसका चिन्ह बदल लेना है। ठीक है ना, तो कहाँ पर ये आंसर है आपका 3/2 और -1/3, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें मध्य पद का पहले बंटवारा करना है, बंटवारा के बाद क्या करना है, बटे में ए देना है। ठीक है ना, उसके बाद उसके चिन्ह को चेंज कर लेना है, शून्यक हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर बहुपद 3x² + 8x + k के एक शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। देखो यहाँ रिलेशनशिप में है शून्यक, एक शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल है। तो मान लेते हैं कि अगर एक शून्यक अल्फा है, ठीक है, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों शून्यक दिख रहा है, तो दोनों शून्यक में क्या करना है, या तो योगफल या तो गुणनफल अप्लाई करना है, जिससे हमें एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हो। तो योगफल से आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिखेगा। यहाँ पर अगर हम गुना कर देते हैं दोनों को, क्या अल्फा अल्फा कैंसिल होकर के क्या 1 देता है कि नहीं, बताओ। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या करना है, उसको गुणनफल फॉर्म में लाना है। तो इसका मतलब हुआ अगर शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो अब्सेंट जो वेरिएबल है k का मान किस नियम से प्राप्त होगा, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर 1 अप्लाई कर देना है। देखो दो नेचर चल रहा है, शून्यक एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, और दूसरा नेचर क्या है, शून्यक एक दूसरे के बराबर होते हैं किंतु विपरीत चिन्ह वाले होते हैं। समझ गया ना, उसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 यूज कर लेना है। ये सब तुम्हारा सिद्धांतिक चीज़ है। ठीक है ना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान अगर हम 1 लिखें तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा c/a लेगा, k/3, तो k/3 बराबर 1 होगा, k बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 19 के बाद 20। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + 4 के शून्यक हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा। ठीक है, यहाँ पर शून्यांकों के व्युत्क्रमों का योग है। तो देखिए आप जितने अधिक रिलेशन का सूत्र जानते हैं उतना ही ऑब्जेक्टिव आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, शून्यांकों के व्युत्क्रमों का योग का सूत्र बना है -b/a। ठीक, -b/c, क्योंकि शून्यांकों का योग का सूत्र बना है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर व्युत्क्रमों का योग है, तो यहाँ पर -b/c होगा। ठीक है, तो यहाँ -b का मतलब होता है b का चिन्ह बदल लो, b का चिन्ह बदल लो, तो इसका क्या हो जाएगा, -5 है तो +5/c, c का मान 4। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 5/4। b का चिन्ह -b, सूत्र में अगर माइनस आता हो तो इसका मतलब समझना है कि उसका चिन्ह बदल करके उठा लेना है। ठीक है ना, तो 5/4 राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। युगपत रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये लीनियर पेयर इक्वेशन है ना, दो समीकरण युग्म दिया हुआ है का एक अद्वितीय हल है। नेचर क्या है इसका, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो अद्वितीय हल क्या होता है, पहला शर्त बनाता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का शर्त। ठीक है, आपको पता होगा 3 शर्त है लीनियर पेयर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जब भी स्टार्ट होता है
तो उसमें आपको सबसे पहले एक शर्त बना है 3 शर्त, उसको समझ लेना है और एक सारणी बना करके उसको समझ लीजिएगा। उसी सारणी से टोटल ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का बन जाता है। ठीक है, आओ यहाँ पर पहला शर्त a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 से रिलेटेड एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन इसी का होता है। चलो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 22। यदि समीकरण 2x + 3y = 50 में y बराबर -4 रख देना है तो x का मान निकल जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। y का मान -4 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × -4 क्या हो जाएगा -12, राइट जाएगा +12, 50 12 क्या हो जाएगा 50 12 62 होगा और बटे में 2 जाएगा। 2x है तो x का मान कितना निकल जाएगा 62/2 31। कहाँ पर है राइट आंसर डी। ठीक है, चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 का। यदि 2 युगपत रैखिक समीकरण के आलेख, जस्ट वही सारणी से आ जाएगा। आलेख जो होता है इसमें संपाती रेखा है। ठीक है ना, संपाती का मतलब हुआ कि इसका अनेक हल में होता है अनेक हल। ठीक है ना, और ये तीसरा शर्त बना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसके अनेक हल होते हैं। कहाँ पर है बहुत अनंत बहुत तेरे हल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 23 के बाद 24। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल तथा योगफल कितना है 12 तथा 7 हो तो उसका अंतर क्या होगा। थोड़ा सा समझो इसको। इसमें क्या होता है गुणनफल का मान है और योगफल का मान है। इसका जो होता है कि अगर हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि 2 संख्या का गुणनफल और योगफल। गुणनफल अगर संख्या मेरे पास x और y, चलो संख्या मेरे पास क्या है x और y है, तो गुणनफल का मान क्या हो जाएगा xy गुना कर लिए तो गुणनफल का मान 12 है और योगफल का मान x + y बराबर 7 है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा क्या है उसका अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर x - y का मान। ठीक है, देखो चूँकि ये कंपटीशन लेवल का सवाल है थोड़ा सा x - y, तो x - y का वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा। इसको देखिए x - y का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या बनता है x + y का होल स्क्वायर और -4xy होता है। देखो अब बहुत छात्रों को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। x + y का मान यहाँ रखेंगे हम 7 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -4 × xy का मान 12। बस 49 - 248 एक स्क्वायर जाएगा √1 और √1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो ये आपका x - y बराबर 1 निकल गया। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का भी यह क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, अंतर पूछा जाता है। ठीक है ना, चलो अगला सवाल तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 x + y बराबर 14 है और x - y बराबर 4 है। x कोऑर्डिनेट y, x और y का कोऑर्डिनेट फॉर्म में आंसर देना है, निर्देशांक फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, x + y और x - y आपका 4 है। x - y अगर 4 है देख लो ऐसे समझ लेना है, y कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 4 18 होगा और यहाँ 2x हो जाएगा। तो क्या x का मान 9 निकला कि नहीं बताओ। तो x का मान 9 निकला, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 9 कहाँ चल रहा है ऑप्शन में, y का मान नहीं निकालना है। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 9, राइट आंसर बी। अगर और कहीं है फर्स्ट कोऑर्डिनेट 9 तब y का मान निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन होगा 26। शून्यांकों -2 और -3 वाला द्विघात बहुपद। यहाँ पर शून्यांक का मान है, शून्य का मान का मतलब अल्फा बीटा का मान है। तो बहुपद जब भी पूछा जाता है तो बहुपद जो है वह सूत्र का डिमांड होता है बहुपद का, द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फा + बीटा होल × x + अल्फा × बीटा। मतलब ये होता है कि x² के बाद सूत्र में माइनस है, योगफल का जो चिन्ह होगा वह माइनस में जाएगा, इसका मतलब योगफल का चिन्ह बदल जाएगा और सूत्र में प्लस में गुणनफल होता है। ठीक है ना, तो वहाँ गुणनफल का चिन्ह नहीं बदलेगा।
ठीक है, देखो यहाँ पर पहले इस दोनों मूल को जोड़ लो, ठीक है ना, तो योगफल क्या निकल गया -5, देख रहे हो। इसके बाद इसका गुणनफल निकाल लो, क्या हो जाएगा +6, ठीक है। तो बहुपद आपको अपने से समझ लेना है, x², उसके बाद योगफल का चिन्ह बदल लो, क्या है यहाँ -5 है तो क्या हो जाएगा +5x, x² + 5x, और गुणनफल है आपका +6, तो +6 होगा। देख लो कहाँ पर आंसर है, x² + 5x + 6, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला है आपका सवाल 26 के बाद 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुपद cx² + bx + a के शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग का सूत्र है -b/a, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तब। स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात का क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है ना। देखिए बहुत छात्र इसमें क्या करते हैं कि शून्यांकों का योगफल का सूत्र याद कर लिया -b/a, फिर जाकर के गलत ऑप्शन चुन लेता है। ऐसा नहीं करना है, चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, अब समय वो चला गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा बदला हुआ ही मिलेगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c रहेगा ही नहीं, समझ गया ना। जब नहीं रहेगा तो फिर आपको यहाँ से -b/a देख करके, -b का मतलब होता है -x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ माइनस है, b है, तो -b तो ठीक है, बट a का मतलब x² का गुणांक, यहाँ क्या है c है, तो -b/c, राइट आंसर c हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा दिमाग में एडजस्ट करके रखना है। 2 अंकों से बनी संख्या xy है तो इसे लिखा जा सकता है। देखो 2 अंकों की संख्या xy है, इसका मतलब x जो है दहाई अंक है और y क्या है इकाई अंक। तो 2 अंकों वाली संख्या का सूत्र क्या होता है, 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो 10 गुना दहाई अंक लिखेंगे, 10 गुना x क्या हो जाएगा 10x, और प्लस होता है इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो जाएगा y। ये आपको 2 अंकों वाली संख्या, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 ज़्यादा है। देखो अंश क्या है, ज़्यादा है, हर से 3 ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ 3 का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस अंश हर में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अंश जो है हर से 3 ज़्यादा है, तो अंश जो है हर से 3 ज़्यादा है, तो इस हिसाब से ये सही है भिन्न। लेकिन पूछा क्या गया है, उसका क्या क्या है, भिन्न का व्युत्क्रम पूछा है, उसको पलटा देना है। इसको पलटाओ, 7/4 को 4/7, राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, 2 टू द पावर x + y बराबर 2 टू द पावर x - y बराबर √8, ठीक है। इसको अगर हम 2 टू द पावर x + y बराबर √8 को क्या हम लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इसको बाहर कर लेते हैं घातांक में, तो 2 टू द पावर अपना पावर 3 और कर्णी घात का पावर 2 छिपा है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम कंपेयर कर लो कि यहाँ बेस 2 के बराबर है, यहाँ दोनों बेस क्या है बराबर है, तो यहाँ x + y बराबर 3/2, x + y बराबर 3/2, ठीक है। इसी तरह से 2 टू द पावर x - y बराबर √8 अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x - y का मान जस्ट इसी तरह से हो जाएगा, तो 3/2 ही होगा, ठीक है। अब इसका आप हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, y का मान पूछा है, किसका मान पूछा गया है y का, तो चिन्ह इसको आप बदल लीजिए, घटा लीजिए, चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो कि x और x कैंसिल हो गया, तो y जोड़ y 2y बराबर 3/2 में 3/2 घटेगा 0 होगा, तो y बराबर 0/2 हो जाएगा, तो 0, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी,
ठीक है। चलो अगला सवाल है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 31। द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, फॉर्म में नहीं है तो विवेचक का मान क्या होगा? विवेचक का सूत्र क्या बना है? स्टैंडर्ड फॉर्म अगर सही होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है तो उस कंडीशन में विवेचक जो होता है वो b² माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ विवेचक का मान b² का मान b का स्थान c लिया है तो हो जाएगा c² माइनस 4ac। a का मान क्या लिया है? b लिया है और c का मान a लिया है, ठीक है। तो देखो आंसर निकल चुका है c² माइनस 4ab। कहीं है c² माइनस 4ab, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 32। द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक का मान वही d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान क्या है तुम्हारा? माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 यहाँ से और c का मान 2। चलो छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 और 1 इस माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा। 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा? माइनस 7। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन 33। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति विवेचक पर निर्भर करता है। डी का मान देखो, डी का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। डी लेस देन 0 होगा, ऋणात्मक मान आएगा तो इसका मतलब अवास्तविक मूल होगा, ठीक है। देखो विवेचक का मान क्या आ रहा है? b² माइनस 13 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान यहाँ से 1 और c का मान 42। क्या हो जाता है? 169 माइनस 4 दूना 8 4 चौक 16, ठीक है। घट करके 1 बचा। 1 इज ग्रेटर देन 0। विवेचक का मान 0 से बड़ा है, मूल वास्तविक और असमान। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल है 34। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। cos² प्लस, थोड़ा सा समझ, cos² प्लस क्या है? 1/cos² 1/cos² क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कौन होता है? cosec। तो cosec बराबर 1/sin, sin बराबर 1/cosec। तो यहाँ 1/cosec² बराबर sin स्क्वायर होगा। तो cos² प्लस sin² पता होगा, सूत्र एक होता है sin² थीटा जोड़ cos² थीटा बराबर 1। राइट आंसर डी, 34 का डी। चलो अगला सवाल है 35। साइन थीटा बराबर 4/5 तो cos थीटा। देखो यहाँ पर p/h, सिर्फ h को पकड़ो। cos थीटा बराबर भी b/h, h तो 5 होना चाहिए, कहाँ है? बटे में 5। देखो सिर्फ एक ऑप्शन टच हो रहा है, ठीक है। नहीं तो आप लंब आधार कर्ण निकालते रह जाओगे, टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। कुछ ट्रिक पकड़ो कि इसमें कर्ण का मान 5 होगा तो cos थीटा आधार बटे कर्ण होगा। कर्ण तो 5 रहना चाहिए ना। एक से अधिक ऑप्शन में अगर बटे में 5 दिखाई पड़े तो फिर b का मान निकालना है, आधार का मान नहीं तो नहीं निकालना है। चलो अगला क्वेश्चन 35 के बाद 36। त्रिभुज ABC में यहाँ पर कौन जो है बी समकोण है, ठीक है। चलो एक फिगर को ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं जिसका बी कौन समकोण है, ठीक है। अब ए और सी आप कहीं भी दे सकते हैं, ए और सी ये कौन है? तो tan ए सेलेक्ट हो गया। tan ए बराबर, tan का सूत्र होता है p/b, लंब बटा आधार। तो देखो न्यून कौन ए सेलेक्ट हुआ तो ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब का मान क्या हो जाएगा? BC निरूपण से उठेगा और बटे आधार का मान AB होगा। BC बटे AB, चूँकि कर्ण है AC, ठीक है ना। तो BC बटे AB कहाँ चल रहा है? राइट आंसर ये B, ठीक है। फिगर ड्रॉ करो, फिगर को खींचो तब समझ में आ जाएगा, कहीं गलती भी हो सकता है नहीं तो, ठीक है ना। चलो 36 के बाद 37।
यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री 69 और 21 90 पूरा है, और साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, साइन का पूरा कॉस होता है। कम्प्लीमेंट्री जो मान होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, तो बराबरों में बराबरों से भाग दिया गया, कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। चलो राइट आंसर ए। फिर बोलने से हल हो जाएगा इस सब का। 38 निम्नांकित में कौन इकाई के बराबर नहीं है? इकाई का मतलब 1, ठीक है ना। तो देखो सारा मान 1 के बराबर होगा, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 1 के बराबर नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। ये सब फार्मूला है, ठीक है ना, संबंध इसमें बना हुआ है। लेकिन टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ये अपोजिट कर लिया है, इसलिए ये 1 के बराबर नहीं होता है, इसलिए ये तुम्हारा 1 के बराबर नहीं है, इसलिए राइट आंसर यही होगा। ठीक, चलो 38 का डी हो गया है। 39 टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर क्या है? कॉट थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा? देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल त्रिकोणमितीय सारणी अगर मान है, अगर तुमको याद है तो पता चल जाएगा कि उसमें टेन 45 का भी मान 1 होता है और कॉट 45 का भी मान होता है, एक ही है ना। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या बोल रहा है? बराबर है। अगर सारणी का मान नहीं याद है तो देखो ऐसे समझ कि टेन जो होता है कॉट का कम्प्लीमेंट्री होता है, टेन जो होता है वो कॉट का कम्प्लीमेंट्री होता है। तो कम्प्लीमेंट्री क्या हो गया कि टेन का कॉट हुआ तो डिग्री भी तो कम्प्लीमेंट्री होगा। अगर रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात अगर कम्प्लीमेंट्री है तो उसका डिग्री का भी मान क्या हो जाएगा? कम्प्लीमेंट्री में आएगा। तो कम्प्लीमेंट्री अगर होता है तो यहाँ थीटा और यहाँ थीटा, तो दोनों क्या होगा? कम्प्लीमेंट्री होगा। तो कम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं? पूरा कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। आप थीटा जोड़ो तो 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना डिग्री? 45 डिग्री। चलो राइट आंसर डी। मैंने अपने हिसाब से तुमको समझा दिया है कि इसको समझ लो, बहुत अलग अलग ढंग से भी बनाया जा सकता है। अगला सवाल है तुम्हारा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री मान नहीं याद है तो आपको कॉम्प्लीमेंट से मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का सारणी मैंने वीडियो डाल दिया है, उसको देख लेना, उसी समय याद हो जाएगा कि कॉस 30 अगर याद नहीं है तो कॉस का कम्प्लीमेंट्री साइन और साइन का 30 का कम्प्लीमेंट्री 60। साइन 60 का मान आपको याद होगा √3/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान नहीं है बल्कि कम्प्लीमेंट्री ही पूछा है, तो कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो कॉम्प्लीमेंट्री में ही पूछा गया है, ऑप्शन है सी, ऑप्शन हो गया। चलो 41 का क्वेश्चन है यहीं पर। कॉस 0 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री से लेते हुए इनटू में चल रहा है और कॉस 90 डिग्री का मान बराबर क्या होगा। अब देखो होता क्या है इसमें कि इसमें थोड़ा सा कोई कारण खोजो, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब समझ में आया होगा कि अगर हम कॉस 90 डिग्री का मान अगर 0 रखें, 0 के मान को किसी मान से हम गुना करें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑटोमेटिक इसका आंसर राइट आंसर बी आ जाएगा। कारण कहाँ है? कॉस 90 पर है। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। 0 होने का मतलब 0 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो सारा मान क्या हो जाएगा? 0 के बराबर, मतलब लास्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन होगा 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 42। कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? ये तो फॉर्मूला है, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस, तो कॉट उसका व्युत्क्रम होता है, उल्टा भी होता है। टेन कॉट में देखिए, टेन और कॉट में 2 रिलेशन है, एक रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का रिलेशन है, ठीक है, और दूसरा रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल में, है ना। तो यहाँ पर कॉट बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कहाँ पर है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 का ए हो गया। चलो 43 में है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बीएससी बराबर 90 डिग्री। चलो एक हम फिगर खींच देते हैं। बीएससी ए पर 90 डिग्री बना है। अब आप बी को कहीं और सी न्यूनकोण कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। ए पर समकोण हो गया,
अब कॉस सी, अब यहाँ पर देख लो सी एंगल सेलेक्ट हुआ है। अब कॉस का सूत्र होता है, अब सेलेक्ट होने के बाद याद रखना है कि इसके सामने की भुजा P हो जाएगा, ये तुम्हारा B हो जाएगा और ये H समकोण के सामने की भुजा है। अब कॉस सी का मान, कॉस सी का मान क्या हो जाएगा, सी न्यूनकोण के सिलेक्शन से कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। देख लो आधार क्या हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा BC, AC बटे BC कहीं है कॉस सी बराबर। अब दूसरा प्रश्न कॉस सी बराबर यहाँ है क्या, AC बटे BC हुआ। अब AC बटे BC जो है किसका मान है, आप इस ऑप्शन में चुनो किसका मान AC बटे BC के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो होता क्या है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा कि अगर यहाँ पर ऑप्शन से चुनोगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेगा, चूँकि कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री, देखो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, यहाँ C और यहाँ B, ये तुम्हारा दो न्यूनकोण चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो न्यूनकोण है क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों कोणों का योग कितना है तुम्हारा 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है और शेष बचे दोनों कोणों का योग 90 होता है। इसका मतलब B और C क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देख लो, अब डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इतना नहीं करना है। हम थोड़ा सा वैल्यू पर आ रहे थे, तो शायद ऑप्शन में अगर वैल्यू रहता तो ये वैल्यू आंसर में जाता, ठीक है ना। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा साइन, और C का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा B, ठीक है। तो ये साइन B के बराबर हो जाएगा, राइट आंसर B हो जाएगा। कुछ नहीं है, क्योंकि हम P मतलब इसके साइड पर मैंने भुजा के अनुपात को देख रहे थे, वहाँ डायरेक्ट ऑप्शन को देखना है। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन और C और B एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो C के बदले क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री बराबर होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 43 के बाद 44, साइन 77 डिग्री बराबर है कॉस 77। तो कॉस थीटा, इसको थीटा समझ लेना है, अगर डिग्री बराबर है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा। यही राइट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 45, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान, ठीक है ना। चलो इसका मान रखना है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, प्लस कॉस 60 का मान जो होता है साइन 30 के ही बराबर होता है, 1/2 होता है, और टेन 45 का मान 1 होता है। अब इसको जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा, हाफ हाफ 1 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, राइट आंसर C हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा विकल्प नहीं है, आपको मान ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अगला 45 के बाद 46 नंबर, हाँ यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन है, सेक Q 60 डिग्री। मान रखिए सेक का मान कहाँ से आएगा, कॉस 60 डिग्री का व्युत्क्रम। सेक को कॉस पर ले जाना है, कॉस 60 अगर नहीं मालूम है तो वहाँ से आप साइन पर चल जाओ, तो कॉस 60 कहाँ चला जाएगा, साइन 30 पर। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 जो मान हुआ उसका व्युत्क्रम करो 2, तो 2 का होल क्यूब। अब साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर। चलो माइनस टेन 45 का मान है 1 का स्क्वायर इंटू कॉसेक 30 का मान साइन 30 का मान 1/2, तो वहाँ का व्युत्क्रम 2, सिर्फ 2 स्क्वायर। चलो समझ में आ गया होगा, ये मान हो जाएगा 8 गुना 1/√, कैंसिल होगा 2, माइनस 1 गुना 1 1, 2 दूना 4, माइनस 4 2 चौके 8, 4 माइनस 4 0, राइट ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद 47, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। यहाँ पर ज्योमेट्री का सवाल है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, AC बटे DF मतलब भुजा का अनुपात क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है ना। तो AB देखो यहाँ से क्रम बनाओ, AB बटे
इसका क्या हो जाएगा डी बराबर बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ। तुम्हारा प्रश्न ए सी बटे डी एफ दिया हुआ है, उसके बाद इस दोनों भुजाओं का अनुपात में से जो ऑप्शन मिल जाएगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कहाँ मिल रहा है? बी सी बटे ई एफ मिल रहा है। चलो ये वाला मिला, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अगला होगा तुम्हारा क्वेश्चन 48। किस प्रकार के दो त्रिभुज सर्वदा समरूप होते हैं? तो त्रिभुज जो समरूप होता है, समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, जिसके कोण आपस में संगत कोण बराबर हो। यहाँ पर आ जाओ, समबाहु त्रिभुज राइट आंसर होगा। चूँकि समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वह प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है, इसलिए ये समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं और समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। चलो अगला सवाल 49 नंबर 49। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? सब तो समझ में आता होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एक दूसरे को काटता है, इस बिंदु को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ? डी। ठीक है, चलो अगला सवाल है 50। बिंदु -4 -3 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या हुआ है? √x² + y²। दोनों का स्क्वायर कीजिए, धनात्मक हो जाएगा। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 5 इकाई। चलो राइट ऑप्शन बी। तेजी से बढ़ो। 50 51 है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। चलो ये ऑप्शन। अगला सवाल 52। बिंदु -5 8 का भुज, भुज जो होता है एक्स निर्देशांक, भुज को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक। -5 कहाँ है? राइट ऑप्शन बी। और वाई निर्देशांक क्या होता है? कोटि, याद रख लेना है। चलो 52 के बाद 53। यहाँ है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक। जैसे दूरी पूछा जाएगा तो इसका नाम बदल लेना है एक्स का और उसमें निर्देशांक लगा देना है। एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक -12 है, कहाँ पर है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 54। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है। दूरी सूत्र लगाना है x2 - x1, अंडर रूट में रहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 10 में 7 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर 3 तिया 9, और इधर से भी इसको घटा सकते हैं। 13 में 9 हो जाएगा 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 9 25, 5 कहाँ पर है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 54 के बाद 55। वाई अक्ष पर स्थित किस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई तो रहेगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 0 वाई होगा। राइट आंसर ए है। ठीक है, चलो अगला सवाल है 55 के बाद 56। बिंदुओं 4 7 और 6 5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या फॉर्मूला बना रहा है? x1 जोड़ x2 बटे 2 और सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है y1 जोड़ y2 बटे 2। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट जोड़ो 6 4 10 बटे 2 5 होगा और 7 5 12 बटे 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया तुम्हारा? 5 और 6। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा, क्या निकला? 5 और 6 ना। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 56 के बाद 57। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करती है? तो जहाँ से माध्यिका सम्मुख से चलता है तो वहाँ का जो माध्यिका का जो पार्ट होता है 2 रेशियो, और नीचे जो बचता है कटान बिंदु के नीचे वह 1 रेशियो, 2:1। राइट आंसर ए है। अब तुम देख लो माध्यिका क्या होता है? एक त्रिभुज की एक माध्यिका, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। यहाँ से हम एक माध्यिका और खींचेंगे, मध्य बिंदु में जाकर मिला रहे हैं,
तो माध्यिका का जो पार्ट होता है यहाँ से जो चलेगा, ये देख लो इतना दूर तक 2 रेशियो लेता है और नीचे का पार्ट जो बचा इधर यहाँ 1 रेशियो होता है। तो ये 2:1, यहाँ से 2 रेशियो ले लेगा और यहाँ से बाद में बचेगा वो 1 रेशियो होगा। ठीक है, इसको समझ लो, उल्टा नहीं होना चाहिए। 2:1, राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल 57 के बाद, किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? जब त्रिभुज के अंदर लंब समद्विभाजक रेखा खींचा जाता है, लंब समद्विभाजक मतलब होता है कि परपेंडिकुलर हो और समद्विभाजित करता हो, है ना। तो लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र। ठीक है, क्या कहते हैं? लंब केंद्र। और माध्यिका का जो कटान बिंदु होता है, मैंने माध्यिका खींच कर दिखाया था, माध्यिका का कटान बिंदु केंद्र कहलाता है। ठीक है ना। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। 58 के बाद 59, 59। समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या क्या होगा? समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है और 2 न्यून कोण होते हैं, तो अधिकतम न्यून कोण की संख्या 2 हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा 59 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 60। चलो क्वेश्चन नंबर 60, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उन कोणों को अंतर्निहित करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब अगर एक कोण के बराबर है, 2 त्रिभुज है, एक कोण बराबर कर दिया, ठीक है ना, और उस कोण को बनाने वाली जो दो भुजाएं होती है, फिर दूसरे त्रिभुज का जो होगा उस कोण को बनाने वाली 2 भुजाएं वह एक ही अनुपात में है। मतलब ये हुआ कि 2 साइड का अनुपात, 2 भुजाओं का अनुपात और उसके बीच का एक एंगल बराबर है, तो ये SAS बनता है। SAS ये समरूपता का नियम है। ठीक है ना, इसमें आपको जानना पड़ेगा 2 भुजाएं एक ही अनुपात में और बीच का एंगल क्या है? बराबर है, तो यह समरूपता होगा। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। ठीक है, चलो ये समरूपता चैप्टर से रिलेटेड है। थेल्स ने समरूपता प्रमेय बनाया था। ठीक है ना। चलो, किसी वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई 29 और 40 है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी क्या होगा? चलो एक फिगर दिखाते हैं, थोड़ा सा समझ लो इसमें। अगर यहाँ पर एक जीवा तुम्हारा है 40, ठीक है, ए बी जीवा तुम्हारा हो गया 40 और यहाँ पर वृत्त का केंद्र है और त्रिज्या तुम्हारा है 29, ये 29 हो गया। तो केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा बराबर भाग में बट जाता है। ठीक है ना। तो ये जीवा जो है तुम्हारा 40 है, जीवा कितना है? 40, तो ये 20 में बट जाएगा, 20। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? तो यही लंबिक दूरी पूछा गया, ये दूरी। ठीक है, तब ये तुमको पता चल रहा होगा कि ये तो लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। 29 और 20 दिया गया है, तो ये लंब बराबर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस ट्रिक से मालूम होगा तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि 20, 29 और 41 होता है, 21 होता है। 20, 29 और 21 निकलेगा, क्योंकि 29 स्क्वायर कर्ण स्क्वायर होगा। 29 स्क्वायर क्या होता है? 841 होता है और 20 स्क्वायर 400 होता है। 841 में 400 घटेगा, 441 होगा और उसका वर्गमूल 21 होता है। चलो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 61 का बी हो गया। 62, 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति। ठीक है, तो 7 सेमी त्रिज्या वाला अर्धवृत्त की परिमिति क्या है? तो देखो 7 सेमी में क्या होता है? अर्धवृत्त की परिमिति। तो अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र क्या बना है? देखो अर्धवृत्त की परिमिति ऐसे समझ लो, ये पूरा एक चक्कर। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है, ये पार्ट जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक ये पाई r होता है और ये 2r है। तो यही हो जाएगा पाई r जोड़ 2r। थोड़ा सा समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो उतना जरूरी नहीं है। थोड़ा सा लास्ट रिजल्ट पर पहुँचो, थोड़ा सा इसमें r कॉमन आ जाएगा, पाई प्लस 2 होगा। ठीक है, r इंटू पाई का मान 22/7 होगा, जोड़ 2 होगा, 7 दूना 14 और 22 36 हो जाएगा, 36/7 r। देखो ये रिजल्ट कितना अच्छा है कि 36/7 r
अब यहाँ पर आर का मान अगर तुम रख देते हो 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा आंसर 36 सेमी। देखो कुछ नहीं बनाना है, लेकिन ये याद रखना है, कॉन्सेप्ट है कि अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र पाई आर जोड़ 2r, या आर कॉमन लेने के बाद पाई प्लस 2, आगे बढ़ाने पर क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू 36/7r लेता है। ठीक है, चलो 36 सेमी राइट ऑप्शन डी हो गया। 62 के बाद 63, 14 सेमी व्यास वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि व्यास 14 है, त्रिज्या 7 होगा, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर का मान क्या है 7, क्योंकि व्यास 14 है, त्रिज्या 7 हो जाएगा, आधा 7 7 कैंसिल, 62 154 कहाँ है? राइट ऑप्शन बी सी। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो गया है। चलो 63 के बाद 64, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी स्क्वायर है तो इसकी परिमिति, क्या नियम बना हुआ है मेंसुरेशन में कि परिधि, परिमाप, विकर्ण, क्षेत्रफल और आयतन का मान दिया है, सूत्र को डाउन में अप्लाई करके कंपेयर में ले आना है। ठीक है, ऑटोमेटिक आप बहुत दूर आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 देख लो, और भुजा स्क्वायर से कंपेयर हो जाएगा, ये क्षेत्रफल 4√3। ठीक है, तो यहाँ पर √3 कैंसिल हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 4 काट कर यहाँ 4 चौक 16 स्क्वायर जाएगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा 4 चौक 16 वर्गमूल 4। चलो भुजा का मान 4 निकल गया। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति, परिमिति क्या होता है, सूत्र याद हो या ना हो, परिमिति का मतलब होता है पूरा एक चक्कर। ठीक है ना, तो तीनों भुजा जुट जाएगा, 4 4 4 4 3 4 3 12 हो जाएगा। चलो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला है तुम्हारा 64 के बाद 65। 65 में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? सब पता होगा, व्यास कहलाता है। वृत्त में बहुत जीवाएं खींची जाती है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। 65 का बी हुआ है 66। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? याद रखना, बाह्य बिंदु से अगर कोई सर्किल है तो बाह्य बिंदु से, ए बिंदु से हम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 से अधिक स्पर्श रेखा ना खींच सकते हैं। ठीक है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और इसमें अगर संबंध पूछा जाएगा तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। राइट ऑप्शन कौन हो गया? बी। चलो अगला प्रश्न 66 के बाद 67 है 67। यदि 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 3 4 है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए वृत्त में क्या होता है, परिधि का जो अनुपात होता है वह त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है, और जब त्रिज्या का अनुपात यही रह जाएगा 3:4, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर पर स्क्वायर चलेगा, ये है ना, क्षेत्रफल आर स्क्वायर का अनुपात लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 9 4 4 16, कहाँ पर चल रहा है 9 16। चलो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा 9:16, ये सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब 68। 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या है? अब वृत्त 42 सेमी आर का मान है, परिधि का क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब 2 गुना पाई का मान 22/7 और 42 सेमी त्रिज्या है, 7 42 6 6 दूना 12 12 12 से 22 को गुना कीजिए, 12 दूना 24 12 दूना 24 2 26, 264 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन ए। चलो राइट आंसर हो गया ए। चलो यही सवाल था। 68 के बाद 69 69, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य। ठीक है, अब 10 अभाज्य संख्या को आप पहले लीजिए। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 तो नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 23 हो जाएगा। ठीक है, कितना नंबर पड़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 23 के बाद तुम्हारा 29 हो जाएगा, और सबको जोड़ लेना है ना, और माध्य निकालने के लिए सबका योग,
और बटा टोटल नंबर कितना चल रहा है तुम्हारा, टोटल नंबर है तुम्हारा 10। ठीक है, जोड़ लो इसको। ठीक है, 3 2 5 5 10 10 और 17 17 11 हो जाता है 28, 28 और 13 हो जाता है कितना, 28 और 13 41 होता है। ठीक है, और 41 और कितना 17 कितना हो जाता है 58, 58 और 19 क्या हो जाता है, 58 और 19 क्या हो जाएगा 9 17 77 होगा, 77 और 23 क्या हो जाएगा 100, 100 और 29, 129 बटे 10, 129 बटे 10। चलो यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, पॉइंट आ जाएगा 12.9, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो अब तुम्हारा लास्ट सवाल है 70। एक पासा को लुढ़काया जाता है या फेंका जाता है सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, तो अगर पासे को फेंका जाता है तो संभव परिणाम 1 2 3 4 5 और 6, कुल संभव परिणाम सैंपल स्पेस ये है तुम्हारा, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 होता है इसका, और इसमें सम संख्या की प्रायिकता पूछा गया है। तो सम संख्या तुम्हारा 2 4 और 6 है, तो फेवर नंबर कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3 बटे 6 1 बटे 2। ठीक है, तो सम संख्या आने का प्रायिकता हो जाएगा 1 बटे 2, राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद हुआ है आप इसे लाइक, और कोई नए छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। धन्यवाद।